Hello everyone, welcome to Unacademy. So today we are going to discuss what is JRF and what is SRF. ठीक है, मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे JRF में एंड SRF में। कितना फेलोशिप अमाउंट मिलता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और कितना टेन्यूर रहता है इस फेलोशिप का, किस तरह से आपको आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपका भी ड्रीम है कि आपको JRF क्लियर करके PhD करनी है तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में इस वीडियो के बाद आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा फेलोशिप अमाउंट जानकर JRF क्रैक करने का, ठीक है जी। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स जो हैं वो जुड़ जाएं। क्लासेस के शेड्यूल की बात करूं तो सुबह 9 से 10 मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 9 से 10 होती है स्पेशल क्लास, ठीक है जी। और इसके बाद आज आपकी दो स्पेशल क्लासेस हैं। आज एक 4:15 PM पे भी एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम कैपिटल मार्केट करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब कंसेप्ट समझेंगे। 5 PM वाली क्लास पे आज हम करने वाले हैं, दिस इज अ स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी एंड दिस इज क्लास ऑन अनअकैडमी UGC नेट इस चैनल पे। तो इस क्लास में आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और साथ में ही आपका जो प्लस क्लासेस चल रही हैं 6 से 7, उसमें आज हम ग्रोथ के मॉडल्स करेंगे। अगले 3 मॉडल्स बहुत जल्दी आपका डेवलपमेंट वाला जो सीरीज़ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़, वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट मंथ मतलब फेब से हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बात कर रहे हैं आज JRF फेलोशिप अमाउंट की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाह रहे हैं देन यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल कोड गुड मॉर्निंग जी। तो यहाँ पे अभी ये मेरा शेड्यूल जो है प्लस का, जो प्लस पे क्लासेस लग रही हैं 6 से 7, उनका शेड्यूल ये है। इसमें आपका मनी बैंकिंग तक का सिलेबस कवर हो रहा है। इसमें अगर आप और ज़्यादा अपनी लाइव क्लासेस मिस नहीं करना चाह रहे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जून 2021 के लिए। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको पिछली सभी क्लासेस भी साथ में ही मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे सिमरनजीत कौर मेरी प्रोफाइल है। इसे फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई क्लास शेड्यूल करती हूँ स्पेशल क्लास, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। किस टॉपिक पे वो स्पेशल क्लास है, क्या है, आपको पता लग जाएगा। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो ऑन अनअकैडमी। और सबसे पहले मैं आपको चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपके साथ साथ में जो डाउट्स होंगे वो आप उसे मेंशन करते जाइएगा यहाँ पे लाइव चैट में। सो आफ्टर डैट, समझाने के बाद मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर्स कर दूंगी, ठीक है। सो बीच में इंटरप्ट होता है इसलिए। तो बात कर रहे हैं हम JRF एंड SRF की। इससे पहले मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको JRF की फेलोशिप अमाउंट के बारे में डिटेल बताई है, सारी डिटेल बताई है, कितनी कंटिजेंसी, कितने HR, सब कुछ बताया है। जस्ट आपको यूट्यूब पे टाइप करना है JRF फेलोशिप अमाउंट सिमरनजीत कौर, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। उसमें आप A to Z JRF की फेलोशिप की अमाउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे JRF का मतलब दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड SRF का मतलब दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी आप UGC नेट क्रैक करते हैं, UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, कट ऑफ ज़्यादा रहता है तो आपका JRF क्रैक होता है। मार्क्स कम रहते हैं, कट ऑफ कम रहता है तो आपका नेट क्रैक होता है, ठीक है ना, UGC नेट क्रैक होता है। और दूसरी बात, JRF के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 30 ईयर्स तक की होती है, मतलब 30 साल तक अब जो JRF है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद अब JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन UGC नेट के लिए कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं होती, वो जब मर्जी आप उसका एग्ज़ाम
दे सकते हैं। ठीक है, सो जीआरएफ के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम ही रहता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना जीआरएफ जो है एम कीजिए। अभी जो भी आपकी एज है दैट इज़ परफेक्ट फॉर जीआरएफ, लेकिन 30 साल के बाद आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जिन बच्चों का जीआरएफ निकल जाता है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने आगे भी पहले बहुत बड़ी वीडियोस में ये चीज़ समझाई है कि इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। जीआरएफ एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है और यूजीसी नेट की अचीवमेंट से जीआरएफ की अचीवमेंट डबल रहती है ना। सो इसमें आपको गवर्नमेंट फेलोशिप क्यों देती है? आपको गवर्नमेंट फेलोशिप दे रही है, एक तो आप अपनी पीएचडी का खर्चा जो है वो करें और साथ में कुछ पैसे आप अपने जो है मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे भी मेंटेन रख सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनका पीएचडी करने का भी मन होता है एंड बट दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। वो इतनी मतलब एज में जाके अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते कि हम उनसे फीसें मांगे पीएचडी करने के लिए, रेगुलर पीएचडी के लिए, है ना। या फिर वो पार्ट टाइम पीएचडी जो है उसे प्रेफर करते हैं कि साथ में जॉब कर लें, पीएचडी कर लें, कमा भी लेंगे और पीएचडी भी कर लेंगे। लेकिन जीआरएफ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप फुल टाइम रिसर्च कर सकते हैं, फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं और वो भी अर्निंग के साथ, अर्निंग वाइल लर्निंग। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जीआरएफ। ठीक है, मतलब आप जीआरएफ क्रैक करके अर्न भी कर रहे हैं और साथ में अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं। इतने पैसे आपको जीआरएफ में मिलते हैं कि ठीक है आप पीएचडी भी करें और कुछ पैसे अपने घर में भी दे सकते हैं, अपना आराम से खा पी भी सकते हैं उससे। ठीक है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मतलब इतना मिनिमम आपको पैसे जो हैं वो जीआरएफ में मिलते हैं। गवर्नमेंट आपको पैसे इसलिए दे रही है बिकॉज आप किसी और सोर्स से कमाई ना करें, किसी और सोर्स से इनकम ना कमाएं, आपके सिर ऊपर कोई भी अर्निंग का ऐसा बर्डन ना हो, है ना, कोई भी अर्निंग का प्रेशर ना हो और आप अपने पूरे ध्यान से मगन होके जस्ट अपनी रिसर्च पे फोकस कर सके। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ जीआरएफ। इसीलिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, क्योंकि जो भी बच्चे जीआरएफ क्लियर करते हैं ऑब्वियसली उनकी एज जो है वो 25 से 30 साल के बीच बीच में हो सकती है। सो उस एज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खर्चा कैसे चलाना, ये सब चीज़ें, है ना। तो उसीलिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है कि आपके दिमाग में अर्निंग की टेंशन ना रहे, क्योंकि अर्निंग आपको गवर्नमेंट दे रही है और अपना पूरा मगन होके अपना डेडिकेशन से अपनी पीएचडी की तरफ ध्यान दे पाए। क्लियर? जीआरएफ एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम अर्निंग के साथ में डिग्री नहीं देता, है ना। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है, लेकिन कोई डिग्री तो नहीं मिल रही। जीआरएफ में आपको एक डिग्री भी मिलती है। डिग्री मतलब आप पीएचडी भी कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है आपकी, रिसर्च फेलो काम कर रहे हैं और साथ में अर्निंग भी मिल रही है, मतलब डिग्री प्लस अर्निंग दोनों चीजें आपको इसमें मिल रही है और वो भी फुल टाइम डिग्री मिल रही है, नॉट द पार्ट टाइम। तो दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ, इन शॉर्ट मैंने आपको जीआरएफ के एडवांटेजेस बताए हैं। अब जीआरएफ में फेलोशिप अमाउंट जो मिनिमम रहती है, ये 3 चीज़ों में यहाँ पे आपको मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 चीज़ें। पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो मिनिमम फेलोशिप अमाउंट है दैट इज 31,000 रुपीज़। ठीक है, जीआरएफ की बात कर रही हूँ, एसआरएफ में ये अमाउंट बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी आपकी पूरे साल की अप्रोक्स 10,000 के नियर बाय होती है। हाँ, मैं नितेश कुमार जी इसके बारे में भी अभी आपका डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। एक होती है कंटिजेंसी, ये नियर बाय 1 साल की आपको 10,000 अप्रोक्सीमेट मिनिमम 10,000 बता रही हूँ, वो मिलती है। इसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे एचआरए होता है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये हाउस रेंट अलाउंस के ना एक्चुअली 3 स्लैब्स होते हैं। इसके बारे में पूरा डीपली जानना चाहते हैं ना कि ये 3 स्लैब्स क्या क्या होते हैं, तो मेरी एक मैंने पहले भी बताया था अलग से वीडियो है जीआरएफ फेलोशिप अमाउंट पर। ठीक है, जीआरएफ फेलोशिप अमाउंट बाय सिमरनजीत कौर, यूट्यूब पे टाइप करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तीनों स्लैब्स बताई हैं एक्सप्लेन करके। 3 स्लैब्स होती हैं। स्लैब्स किस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिजाइन की हैं कि अगर उस एरिया से आप पीएचडी कर रहे हैं जो एरिया इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, तो वो स्लैब आपकी कम रहती है। अगर वो एरिया डेवलप्ड एरिया में आता है स्लैब ज्यादा रहती है, ज्यादा डेवलप्ड है स्लैब उससे ज्यादा बढ़ जाती है। 3 स्लैब्स में ये एचआरए डिवाइड होती है। और ये डेवलप्ड वाला यहाँ पे कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि वो बिजली सी बात है, जो एरिया इतना डेवलप नहीं है वहाँ पे प्राइजेस कम होंगे, लिविंग एक्सपेंसेस कम होंगे, है ना, इसीलिए आपको एचआरए कम मिल रहा है। और अब दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है, महंगाई भी ज्यादा है, उसमें ये आपकी हाईएस्ट स्लैब रहती है। ठीक है ना, हाईएस्ट स्लैब रहती है क्योंकि वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको एचआरए ज्यादा पे करती है। क्लियर? तो ये एचआरए की 3 स्लैब्स होती है। इसमें कंटिजेंसी का पर्पस क्या होता है, देखो अब आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको
बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसके प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़ेंगी और उनके प्रिंट आउट्स भी आपको चाहिए होंगे। सो इन सब चीज़ों के लिए जो आपके पैसे लगते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट आपको कंटिजेंसी फंड प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपको हिसाब देना होता है गवर्नमेंट को, वो कंटिजेंसी का देना होता है। ठीक है? जैसे सपोज कीजिए आपने कहीं से कुछ प्रिंट करवाया, तो आपको उसका बिल बनाना पड़ता है और वो बिल्स जो होते हैं वो अपनी जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, वो बिल्स वगैरह आपको। आप यूनिवर्सिटी को बिल भेजेंगे तो यूनिवर्सिटी ही उस बिल को अप्रूव करती है और आगे जो यूजीसी वाले हैं उन्हें मतलब आपकी यूनिवर्सिटी बोल देती है कि हाँ बच्चा रेगुलर जो है वो अपनी कंटिजेंसी को खर्च कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपकी कंटिजेंसी जो है वो कंटिन्यू कर देगी यूजीसी। समझिए बात को? सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को आपको हिसाब देना होता है वो कंटिजेंसी का देना होता है, जो आपको साल की मिनिमम 10,000 के अप्रोक्सो मिलती है। और ये सारी कंटिजेंसी आपकी इन्हीं कामों पे लग ही, मतलब इतनी कंटिजेंसी आपकी खर्च हो ही जाती है ये छोटे मोटे कामों में। ये जो 31,000 रुपीज़ है इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी की फीस है प्लस अब तक जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं आपके खाने पीने का, रहने का खर्च, या आप कुछ फैमिली को दे रहे हैं उसमें कुछ पैसे है ना, वो सब खर्चे आपके इस 31,000 से चलते हैं। क्लियर? और कंटिजेंसी में ये जो छोटी मोटी चीज़ें, प्रिंटिंग बुक्स का खर्चा, ये सारा कंटिजेंसी में होता है। और एचआरए में आपके रहने का खर्चा। सो ये 3 तरह के खर्चे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जीआरएफ में। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कुल मिला के जो राशि जो है ये मिनिमम 35,000 के अप्रोक्सो बन जाती है। ठीक है? 12 साल आपको ये राशि बनती है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके देख लीजिए पूरे साल का आपका कितना बन जाता है। सो कितने अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं थ्रू द जीआरएफ। ठीक है? इतने बढ़िया मतलब इनकम है ये आपकी, साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, जीआरएफ भी अर्न कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड। इसीलिए बोलती हूँ जीआरएफ निकाल के मतलब छोड़िए किसी भी तरह से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए, स्मार्ट वे अडॉप्ट कीजिए और जीआरएफ निकाल के छोड़िए। अब वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं और जीआरएफ एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं, देन गो फॉर सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दूसरों से समझनी पड़ेंगी, किसी गाइड की ज़रूरत है आपको, देन मूव फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सभी एजुकेटर्स वहाँ पे आपको दिल और जान से पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे एसआरएफ। अब 2 साल जीआरएफ के बाद वहाँ पे आपको एसआरएफ मिलता है, मतलब जो आपकी फेलोशिप अमाउंट है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाती है। अब एसआरएफ में आपको जो है वो 35,000 मिनिमम अमाउंट मिलती है, 35,000 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट प्लस कंटिजेंसी। इसमें कंटिजेंसी बढ़ के मिनिमम 20,000 के अप्रोक्सो हो जाती है साल भर की। ठीक है? मिनिमम 20,000 की, मतलब एक महीने का मिनिमम आपको 2,000 के लगभग कंटिजेंसी मिल जाती है। उसके बाद एचआरए की वही 3 स्लैब्स यहाँ पे रहती हैं। तो मतलब कुल मिला के जो एसआरएफ है वो आपका 40 से 45,000 जो है वो महीने का बन जाता है। 40 से 45। अगर मतलब आप किसी डेवलप्ड इलाके से पीएचडी कर रहे हैं जैसे दिल्ली जैसे, है ना, तो वहाँ पे आपकी जो एचआरए की स्लैब है वो ज़्यादा रहती है, तो आपकी ज़्यादा फेलोशिप बनेगी, लेकिन खर्चा भी उस अकॉर्डिंग फिर आपका एचआरए वाला होगा, है ना। तो मतलब 40 से 45,000 फिर आपका बन जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे सारा का सारा खर्चा जो है वो आपकी पीएचडी पे ही नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसमें जो कंटिजेंसी है वो आपकी लगती है फोटो स्टेट्स, प्रिंट आउट्स एंड बुक्स पे, है ना। एचआरए आपके जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका हाउस रेंट अलाउंस, वो एचआरए है। और इस अमाउंट से आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ पैसे अगर आप इसमें से थोड़े बहुत घर भी देना चाहें तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी? सो दिस इज ऑल अबाउट जीआरएफ एंड एसआरएफ। सो ये डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आपको अपनी जीआरएफ को एसआरएफ में टर्न करना होता है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है। सो आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्ट होता है ना, एडमिन ऑफिस होता है, वहाँ पे जो भी ये जेआरएफ को डील करता है, फेलोशिप को डील करता है, उसकी चेयर होती है यूजीसी की एक। तो वहाँ पे आप जो है अपनी बात जाके रखेंगे कि इस तरह से अपना जीआरएफ मुझे जो एसआरएफ में कन्वर्ट करना है, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर है वो यूजीसी को एप्लीकेशन भेजी जाएगी कि आपका जीआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाए। देन आपका जो है वो एसआरएफ आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। ये आपका थोड़ा सा इसमें प्रोसेस रहता है, मतलब थोड़ा सा आपको भी इसमें जीआरएफ को एसआरएफ में टर्न करने के लिए कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं। और
अपनी जेआरएफ स्टार्ट करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे इनिशियली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहले महीने से ये स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए आपकी पीएचडी में एडमिशन हो गई, तो विद इन 4 महीनों के अंदर अंदर आपको जेआरएफ आना शुरू हो जाता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 महीने बाद का जेआरएफ आएगा। मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में सितंबर 1 में रजिस्ट्रेशन करा दी, अपनी एडमिशन ले ली। 1 सितंबर से आपने सारा जेआरएफ फेलोशिप को फिल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूजीसी की वेबसाइट पे अपलोड करना है ना, वो सब काम हो गए। तो ये सब प्रोसीजर होते होते यूजीसी तक लेटर पहुंचेगी। अब यूजीसी के पास तो इतनी लेटर्स आती हैं आपके लिए, वो फ्री नहीं है ना, टाइम लगेगा उससे भी इस प्रोसेस में। सो लगभग 4 महीने आपको लग जाते हैं। लेकिन जब आपको 4 मंथ्स के बाद, मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को आपको फेलोशिप मिलती है। अब ये 1 जनवरी को जो फेलोशिप है, ये महीना पहले की 31,000 नहीं मिलेगी आपको, ये इन 4 महीनों की इकट्ठी मिलेगी। ठीक है, जब से मतलब आपकी पीएचडी शुरू हुई है तब से लेके मतलब इन 4 महीनों का तक आपके जितने भी टोटल पैसे बने हैं, कंटिजेंसी एचआरए वगैरह सारा मिला के, वो आपको मिलेगा इन 4 महीनों के बाद। क्लियर हुई ना? सो ऐसा नहीं कुछ भी रहता कि अगर फेलोशिप में थोड़ी लेट हो रही, कई बार 1 महीने की फेलोशिप नहीं आई, 2 महीने की इकट्ठी आ जाती है, समझे ना बात को? तो ऐसा नहीं, कुछ काटा नहीं जाता आपकी फेलोशिप में से। जस्ट कई बार क्या होता है, वो फेलोशिप इकट्ठी आ जाती है। सो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है, आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट जीआरएफ एंड एसआरएफ। एनी डाउट टू एनीवन? आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में? और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ये 5 सालों तक होती है, क्योंकि पीएचडी की भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल ही होती है। 3 से 5 साल आपकी पीएचडी चलती है ना, तो इस फेलोशिप की भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल तक की ही होती है। अब एमकॉम है तो कॉमर्स में कीजिए जी, कॉमर्स में यूजीसी नेट अप्लाई कीजिए। स्पेशल क्लासेस में मैं आपको कोई कई ऐसे टॉपिक्स करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। जैसे आज मैं कैपिटल मार्केट करवाने वाली हूँ, स्पेशल क्लास जो 4:15 पे है आपकी, है ना, उसमें कैपिटल मार्केट वाला जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट कॉमर्स में भी है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, सो जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स वाले, वो एक मेरी स्पेशल इकोनॉमिक्स की क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करने के लिए कवर। डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पीएचडी की फीस कितनी होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कम होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी करती है। कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये फीस बहुत ही मिनिमम होती है, और कई बार आईआईटीज़ में ये फीस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी हाई फीस रहती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ डिपेंड करती है। आदर्श वर्मा जी, अगर आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एमकॉम इज ए डिग्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना? पीएचडी अगर आपका हो जाता है तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए न्यूज़पेपर्स में वैकेंसीज ढूंढेंगे। बहुत केसेस में ऐसा होता है, ये चीज़ मैंने देखी है कि कई बार जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पीएचडी के दौरान, तो उस यूनिवर्सिटी में ही आपको रख लिया जाता है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में ही आपको जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च असिस्टेंट, एक रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट होती है। बहुत सारे लर्नर्स को इसके बारे में पता नहीं होता। आर की ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है रिसर्च असिस्टेंट की। इसकी भी सैलरी आपकी मतलब 45,000 के 50,000 के अप्रोक्सो आपको मिलती है। तो इतनी सैलरी भी अगर आपको मिल रही है, मेरे ख्याल से बहुत इनफ है इंडिया में रह के इतनी सैलरी कमाना, आपको फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सो कई बार वो जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को देख के वो यूनिवर्सिटी ही आपको हायर कर लेती है। अगर उसके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की या लेक्चरर की सीट नहीं है, तो एज ए रिसर्च असिस्टेंट भी वो आपको रख सकती है। या बहुत सारी पीएचडी करने के बाद जब आप देखेंगे ना
कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवियां जो है वो निकली हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप पीएचडी के चौथे साल में है ना, चौथे साल में है, तो फोर्थ ईयर में अगर आप हैं और अगर तो आप कोई प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं कि हाँ कोई भर्तियां निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या रिसर्च असिस्टेंट की, कुछ ऐसी निकली हुई हैं, तब ही वहाँ पे अपनी पीएचडी को मतलब थीसिस एंड वाले पॉइंट पे पीएचडी के पहुँच के पीएचडी को कंप्लीट करने की सोचिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई भी भर्तियां नहीं निकली हुई, तो फिर उसे कम से कम मतलब 5 सालों तक पीएचडी को ले जाइएगा अपनी, ठीक है ना। बिकॉज अगर कोई अभी वैकेंसीज ही नहीं निकली तो अभी पीएचडी कंप्लीट करके फिर आप क्या करेंगे, बीच में वेट करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसा नहीं है, कुछ आसानी से मिल जाती हैं आपको, एज ए रिसर्च असिस्टेंट या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट मिल जाएगी। हो सकता है एट ए टाइम ना मिले, एक वो अपने आप में वो चीज़ ना रखिएगा कि अभी अभी मिल ही जाए रेगुलर पोस्ट, है ना। तो हो सकता है कि कंप्लीट करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मिले, लेकिन कुछ समय बाद आपका वो परमानेंट आपको मिल जाएगा। जब भी वैकेंसी निकलेगी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब वैकेंसी निकल रही है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना लिंक वगैरह बनाना पड़ता है ताकि आपको पता लग जाए। अगर आप नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी नहीं करना चाहते तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता, बिकॉज सरकार आपको पीएचडी करने के पैसे देती है। विदाउट पीएचडी गवर्नमेंट आपको कोई पैसा नहीं देगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते, अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर है, देन यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सिंपली आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में अपना जॉब कीजिए, ठीक है। अच्छा कमा सकते हैं अपनी जॉब के साथ भी, लेकिन फिर आपको कोई जेआरएफ का बेनिफिट नहीं ना मिला, वो जॉब तो आपको नेट के बेस पे भी मिल सकती थी। जब आप पीएचडी छोड़ देंगे, मतलब आपका पीएचडी खत्म हो गया है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जेआरएफ भी खत्म हो जाएगा। जब आपका पीएचडी खत्म होता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी को लेटर भेजती है कि इस बच्चे ने पीएचडी, वैसे हर महीने जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी आपका कॉन्टिन्यूशन भेजती है यूजीसी को कि हाँ ये बच्चा कॉन्टिन्यूसली हमारे पास पीएचडी कर रहा है। तो जब आपकी पीएचडी खत्म हो गई तो वो यूनिवर्सिटी यूजीसी को आपका कॉन्टिन्यूशन नहीं भेजेगी, है ना, आपने पीएचडी खत्म कर दी, तो आपको जेआरएफ भी बंद हो जाएगा आपका, सिंपली। ओके, सो ये मैंने आपको बताया जीआरएफ एंड एसआरएफ के बारे में। सो अन अकेडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने जीआरएफ एंड नेट के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और वो भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिलते हैं। यहाँ पे मेरा भी पेपर 2 इकोनॉमिक्स का चल रहा है, पेपर 1 बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, आपको सबके कोर्सेज मिलेंगे। और जो भी आपकी क्लासेज, अगर ये जो कोर्स है 2021 वाला 1-2 महीने पहले शुरू हुआ है, तो जो भी क्लासेज आपने लाइव में नहीं देखी वो आपको मिल जाएंगी, वो भी क्लासेज आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो कोई भी क्लास आपकी इसमें छूटने नहीं वाली, पिछली क्लासेस भी आपको साथ में मिलती हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाके 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है इस तरह से। और ये मेरा रेफरल है सिमर 10, ये लगाने के बाद 10% ऑफ मिलेगा आपको अपनी सब्सक्रिप्शन पर। और इसे इंश्योर करके आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड बाकी पेपर्स के लिए भी अगर आप करना चाह रहे हैं, देन आल्सो यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन। क्लियर? ऐसा नहीं है अगर पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाती तो पेनल्टी देना पड़ता है, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। अगर आपने पीएचडी बीच में छोड़ दी तो फिर जेआरएफ नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपकी नज़र में ऐसा लर्नर है जिसको इसके बारे में जानना है, जेआरएफ के बारे में, है ना, या एसआरएफ के बारे में, उसके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो लर्नर्स तक पहुंच सके। सो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दैट। टेक केयर।